कानपुर की राजनीति में एक ऐसा युवा चेहरा जिसने छात्र राजनीति से शुरुआत करी और विधानसभा चुनाव तक का सफर किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं। आज हमारे साथ हैं करिश्मा ठाकुर जी, जो कानपुर में कांग्रेस की मुखर आवाजों में गिनी जाती हैं। जंतर मंतर का आंदोलन हो, जातिगत जनगणना हो या आरक्षण का मुद्दा हो या कानपुर की बदलती राजनीति, करिश्मा जी ने हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी है। तो आज करिश्मा ठाकुर हमारे साथ हैं और हम अपने सवालों का जवाब उनसे जानेंगे। तो करिश्मा जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो मैं सबसे पहले एक वो एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं कि जैसे आप जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान वहां पर थी और लाठीचार्ज हुआ, उस समय भी आप वहां थी और कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया, हमारी आपकी चर्चा में आया कि लाठीचार्ज के दौरान आपको भी कुछ लाठियां लगी। तो क्या अनुभव था, क्या लगा आपको, क्या मंजर था वहां का? मुझे तो बहुत सौभाग्यशाली महसूस होता है, क्योंकि जिस तरह कभी अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया था और इस देश को आजादी दिलाई थी, उसी तरह भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद बनकर हिंदुस्तान के नौजवान इस भाजपा सरकार के अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो मुझे लगा कि उस आजादी का हिस्सा नहीं बन पाए तो कम से कम इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन करके इस आजादी का हिस्सा बनेंगे। जो एक जुनून, जज्बा वहां के युवाओं में था, युवा पीढ़ी में था, बेटियों में था, उनको मैं सलाम करती हूँ। और एक आध लाठी क्या, बच्चे वहां मार खा रहे थे, पिट रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, वाटर कैनन्स चलाई जा रही थी, फिर भी उनका आत्मबल कम नहीं हो रहा था, उनका डिटर्मिनेशन कम नहीं हो रहा था और मजबूरन मोदी सरकार को झुककर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा। अच्छा, ये बताइए कि जब आप जंतर मंतर से वापस आ रही थी और तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से मीडिया और भी नैरेटिव सेट कर रहा था, तो आपको क्या देख के लगा कि जो ये आंदोलन था ये वाकई हिस्ट्री क्रिएट करेगा, इतिहास रचेगा, या इसका नैरेटिव चेंज कर दिया जाएगा? बिल्कुल, गोदी मीडिया से तो जो उम्मीद थी, गोदी मीडिया ने वही किया। खुद पुलिस ने पत्थरों से भरे ट्रक लाकर, गाड़ियां लाकर वहां खड़ी कर दी, लेकिन गोदी मीडिया ने उसको दिखाया कि छात्र लेकर आए हुए थे। नैरेटिव चेंज करने का प्रयास बहुत हुआ, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और कुछ ईमानदार पत्रकार, खासकर यूट्यूबर्स के माध्यम से जनता तक सच जरूर पहुंचा। क्योंकि जो छात्र वहां आए थे, उन्हें विधानसभा, लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ने थे, उन्हें मेयर नहीं बनना था, उन्हें पार्षद नहीं बनना था। वो इस देश में छात्रों की हक की लड़ाई निस्वार्थ लड़ रहे थे और लाठी खा रहे थे। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो मीडिया मैनेजमेंट है वो वहां विफल हो गया और सच्चाई देश के सामने आई। अच्छा, आपने 2 से 3 दिन रहकर प्रदर्शन को देखा, वहां पे बच्चों को देखा, बच्चों का कहीं ना कहीं दुख दर्द आपने बांटा। अगर मैं पूरे प्रदर्शन को 3 शब्दों में, 2 या 3 शब्दों में चाहूं आपसे नरेट करना, और वो क्या शब्द होंगे और क्यों होंगे? पहला शब्द तो मेरा रहेगा इनकलाब, क्योंकि भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तो उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन कहा था। तो एक रेवोल्यूशनरी कदम था, ऐतिहासिक कदम था। दूसरा मुझे लगता है परिवर्तन, क्योंकि लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी कभी जाएगी नहीं, हिंदू मुसलमान को बांटते रहेंगे, सत्ता में बने रहेंगे, लेकिन युवा शक्ति जब एक होती है तो तख्त और ताज पलटते हैं। और वो परिवर्तन की आंधी जंतर मंतर से उत्तर प्रदेश तक आ गई। और तीसरा मैं कहूंगी संवेदनहीनता, जो भाजपा सरकार द्वारा जंतर मंतर पे दिखाई गई, जहां पर 30 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, डेथ हो गई पेपर लीक की वजह से। और उसके बाद जब बेटे बेटियां आ रहे थे तो किस तरह बेटियों के कपड़े फाड़े गए, मारा गया, पीटा गया। तो मुझे लगता है संवेदनहीनता भी भारतीय जनता पार्टी की वहां दिखी। अच्छा, आपने इस दरमियान प्रदर्शन को ऑफलाइन भी देखा और ऑनलाइन भी देखा, दोनों तरीके से देखा, आप वहां रही भी। एक ऐसी चीज जो आपको लगती हो कि इतना कुछ दिखाए जाने के बाद भी आपके हिसाब से कोई एक ऐसी चीज कि जो आपको लगता हो कि नहीं यार, इसको हाइप भी मिलनी चाहिए थी या इस चीज को भी दिखाया जाना चाहिए था, एक कोई ऐसा अनछुआ पहलू हो जो आपके हिसाब से रह गया हो, जो आपने महसूस किया हो वहां? मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया, उनके माता पिता किस दर्द से गुजर रहे थे और उनकी क्या सोच थी इस पूरे आंदोलन को लेके। क्योंकि देश का युवा व्यक्तिगत रूप से उन बच्चों को नहीं जानता था जिन्होंने सुसाइड किया, फिर भी
इतना आक्रोश, इतना दर्द कि हमारे घर के बच्चे भी जा रहे हैं उन बच्चों के लिए, तो मुझे लगता है उनके माता-पिता का जो कि क्या वो इस आंदोलन से, क्योंकि बच्चे को खोने का दर्द तो कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या उनको लगता है कि न्याय मिला या आक्रोश जो बच्चों में था, तो उनके माता-पिता का जो वर्जन है, वो ज़रूर दिखाना चाहिए था। मतलब ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं फोमो क्रिएट हुआ जिससे देश भर के युवा इकट्ठा हुए, लेकिन एक्चुअल जो पीड़ित थे वो वहां तक नहीं पहुंच पाए या उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाई। उनकी आवाज को हमें देश में दिखाना चाहिए था, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे यूट्यूबर्स को या उन माता पिता को उस जंतर मंतर में कुछ लोग आए, कुछ सबको आना चाहिए था। अच्छा, अब इस समय आप देखिए कि जो देश है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ वो वर्ग है जो गोदी मीडिया देख रहा है, जो आज भी टीवी चैनल पर निर्भर है, और एक तरफ वो वर्ग है जो परिवर्तन ला रहा है, इनकलाब ला रहा है, और जो जिसको हम जेनजी बोलते हैं, और दोनों वर्ग के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो क्या इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है गोदी मीडिया जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी छींकते हैं या आम कैसे खाते हैं, वो भी दिखाता है, और तब भी जबकि सारे चैनल्स में मोदी जी मोदी जी मोदी जी की तारीफें और चाटुकारिता होती है, कानपुर की भाषा में कहें तो पत्ते चाटी होती है, उन मोदी जी को भी इंस्टाग्राम पे आके अपनी रील डालनी पड़ रही है और देश के युवाओं से कहना पड़ रहा है कि ये गंभीर मुद्दा है। इंस्टाग्राम पे आके रोना पड़ रहा है कि भाई मुझे गाली दी फिर भी मैं उन बच्चों को माफ करता हूँ। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की ताकत और सच्चे पत्रकारों की ताकत ने मोदी जी को मजबूर कर दिया कि वो इंस्टाग्राम पे आकर अपनी रील्स डालें। लेकिन जैसे इस समय मैंने देखा कुछ दिनों से क्या है कि धीमे धीमे चीजें परिवर्तित की जा रही है। मतलब जैसे होता क्या है कि एक माइंडसेट, एक नैरेटिव सेट किया जाता है, तो अब तो जो होना था वो हो गया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दे दिया, नए शिक्षा मंत्री भी आ गए, लेकिन अब क्या है कि जिन बच्चों ने, अगर किसी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया या अगर कोई टीचर, कोई प्रोफेसर वहां पर था, तो किसी को स्कूल से हटाया जा रहा है, किसी को कॉलेज से हटाया जा रहा है, किसी के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही। तो क्या कहीं ना कहीं ये दोबारा ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नहीं, जो बच्चे वहां आए थे, जो लोग वहां आए थे, वो गलत थे? क्या क्या कहना है आपका इस पे? ये मुझे मेरा ये मानना है कि इतना रोता हुआ प्रधानमंत्री देश में पहली बार हुआ। नरेंद्र मोदी जी कैमरा के सामने आए और बोले कि मुझे गाली दी, मेरी स्वर्गीय माँ को गाली दी। गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, लेकिन गाली और ताली ये दोनों राजनीति का हिस्सा हैं। जब आप आए थे तो यही युवा घर घर मोदी, हर हर मोदी कर रहा था। आज ये युवा आपसे नाराज है तो आपकी चीजों को सामने रख रहा है। और मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी तब आकर माफी क्यों नहीं मांगी जब 30 छात्रों ने सुसाइड कर लिया? सही बात। तब मीडिया के सामने आकर क्यों नहीं रोए जब वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, मारा जा रहा था, बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे थे? तब क्यों नहीं आए जब राम मंदिर में घोटाला हो गया, नाक के नीचे से चढ़ावा चोरी हो गया? तब क्यों नहीं आए जब बेटियों का बलात्कार किया जा रहा था? 2 गालियां सुनते ही बेचैन हो गए। देश की जनता को, उन बच्चों को आरोपी ठहरा दिया। और मुझे लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU ने जिस तरह एक सर्कुलर निकाला कि जो भी बच्चे जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जाएंगे, उन्हें क्लासेस नहीं अटेंड करने दिया जाएगा, उनके करियर पे आंच आएगी, तो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन रोकने के लिए ये प्रयास सरकार कर रही है। हम लोग आंदोलन में गए तो पुलिस भेजकर हाउस अरेस्ट किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को। तो मुझे लगता है इमरजेंसी की बातें करते हैं लोग इंदिरा जी के समय में, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी ऑलरेडी लगवा चुके हैं। अच्छा, जैसे एक चीज मुझे ये जाननी थी कि जो अभद्र भाषा की जैसे आपने बात करी, तो क्या ये भी ठीक है? भाई देखिए, कहीं ना कहीं वो हमारे ही आपके परिवारों के बीच से बच्चे निकले हैं, और वो बच्चे या वो लड़कियां जाकर, अभी कल मैं देख रहा था कि उस लड़की ने माफी मांगी है, उसका वीडियो चला है। तो अगर बच्चों ने ऐसा किया है तो इसको क्या ये भी गलत है कहीं ना कहीं? भाई आप देखिए कि वो हमारे देश का भविष्य, और अगर वो इस तरीके से कह रहा है या इस तरीके के पोस्टर्स वहां बन रहे हैं, तो वो कितना सही है? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो सम्मानित पद पर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरा बुजुर्ग हैं, तो गाली तो किसी भी युवा पीढ़ी को नहीं देनी चाहिए। लेकिन जब बात आती है उसी युवा पीढ़ी को इन्हीं की सांसद गटर छाप कहती है, कंगना रनौत, तब मोदी जी क्यों नहीं रोकते? संसद भवन में जब सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा कहा जाता है, हाथ के पंजे को खूनी पंजा कहा जाता है, जब राहुल गांधी जी को पप्पू कहा जाता है, तब कहाँ चली जाती है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार? गाली नहीं देनी चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मोदी जी को तब भी बोलना चाहिए जब विपक्ष के लोग ऐसे लांछन
विपक्ष के लोगों पर ऐसे लांछन सत्ता पक्ष लगाता है। कहीं ऐसा लगा आपको या आपके मन में कहीं एक ऐसा ख्याल आया कि यार ये जो एक्चुअल मुद्दा था या आंदोलन का जो एक्चुअल सिनेरियो था, जो मोटो था, वो कहीं ना कहीं बदलता नजर आ रहा था? मतलब जैसे स्टेज पे भी जिन लोगों को, कुछ लोगों ने ऐसी गलत भाषा का प्रयोग किया, बच्चों ने भी गलत पोस्टर्स बनाए या गलत भाषा का प्रयोग किया, तो क्या कहीं ऐसा लगा कि नहीं यार ये थोड़ा सा लीक से हट रहे हैं और कोई एक रेड लाइन या कोई एक ऐसी लाइन ऑर्गेनाइजर के द्वारा होनी चाहिए थी या कुछ ऐसे कमेंट होने चाहिए थे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई तो एक गाइडलाइन होनी चाहिए थी? मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी गाइडलाइन की आवश्यकता नहीं थी। ये संस्कार अंदर से आते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इतने बड़े हुजूम को, इतने आवाम को, इतना युवा शक्ति को आप कंट्रोल करके, गाइडलाइन करके नहीं रख सकते, क्योंकि जरूरी नहीं लोग वहाँ कांग्रेस के ही थे या कॉकरोच के ही थे। न्यूट्रल स्टूडेंट्स, क्लास 12 के स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स वहां पर पहुंच रहे थे। तो मुझे लगता है कि आंदोलन का नैरेटिव, कोशिश बहुत की गई बदले, लेकिन मुद्दा वहीं रहा। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए था, वो मिला, तो छात्रों की एक बहुत बड़ी जीत हुई। भटका नहीं पाया गोदी मीडिया उस विषय को। अच्छा, जैसे बात को बहुत हाईलाइट किया गया कि 15 साल की लड़की, उसने गाली दी, देश के प्रधानमंत्री को दी, लेकिन वो गाली आई कहां से? क्या कभी किसी ने सिनेमा जगत या जो ओटीटी पे जो मूवीज बन रही हैं वो 18 प्लस का केवल उन्होंने टैग लगा दिया और उसके बाद भर भर के गालियां उसमें चल रही हैं और कोई उसमें रोकथाम नहीं है? चाहे कोई भी बच्चा देखे, 10 साल का बच्चा देखे, 15 साल का बच्चा देखे, 12 साल का बच्चा देखे, तो हम ये देख रहे हैं कि उस बच्चे ने गाली दी, लेकिन वो गाली वहां तक पहुंची कैसे? तो क्या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म या सिनेमा जगत में जो इतनी छूट मिली ये भी सही नहीं है? बिल्कुल, सिनेमा जगत ने तो मुझे लगता है कि कोई पर्दा छोड़ा ही नहीं है। चाहे वो अभद्र सीन्स हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, गाली गलौच हो। मुझे लगता है कि मेरी भी बेटी बहुत छोटी है और बहुत सी ऐसी चीजें वो बोलती है जो हमारे घर में नहीं बोली जाती, सही बात पर है। उसको इंटरनेट से, ओटीटी से, टेलीविजन से ये चीजें बच्चों में आ रही हैं, जिसपे एक रोक होनी चाहिए। एटलीस्ट गालियों पे तो होनी चाहिए कि बिल्कुल भाई होनी चाहिए। आपने सिर्फ 18 प्लस कर दिया, या तो फिर कुछ ऐसा करिए कि अलग प्लेटफॉर्म पे आए ताकि और बच्चे ना देख सके। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ऐसा कोई आंदोलन लीड करने को मिले, तो क्या आप उसको क्या नैरेटिव सेट करेंगे या क्या गाइडलाइन रखेंगे कि अगर आंदोलन करने आ रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्या ऐसा कुछ होना चाहिए या फ्री हैंड छोड़ना चाहिए? भाषा जैसे मर्यादित होनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो। और क्योंकि हम लोग गांधीवादी सोच के हैं, तो अहिंसा में विश्वास रखते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। पुलिस को भी लाठी चार्ज और जिस तरह से मारपीट छात्रों पे की गई, वो नहीं करनी चाहिए थी, और बहुत ही शांतिपूर्वक, क्योंकि गांधी जी सत्याग्रह करते थे, डांडी मार्च उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए जिसमें जनता तक आवाज जाए और किसी को कोई नुकसान ना हो। क्या ऐसा लगा पूरे आंदोलन के समय या जब आंदोलन शुरू हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो 26-27 दिन आंदोलन चला, तो अगर एक सबसे मिसिंग चीज थी संवाद, अगर वो शुरुआत में ही हो जाता जब वो एयरपोर्ट आए थे, या अगर सरकार चाहती तो उनको शुरुआत में ही रोक के चीजें मैनेज कर सकती थी, तो क्या कहीं ना कहीं इसमें सरकार ने खुद उकसाया इस आंदोलन के लिए? क्योंकि भाई उनके पास बहुत सारे चरण थे, अगर वो चाहती तो उन चरणों पे कहीं भी रोक सकती थी। तो बात प्रथम चरण से लेके और लाठीचार्ज तक कैसे आ गई? क्या आपको लगता है कि पहले सरकार ने इसको हवा दी, फिर लगा कि नहीं यार ये तो ज्यादा हो रहा है, और फिर जब लगाम छूटने लगी तो फिर लाठीचार्ज तक नौबत आ गई? जी, मेरा बिल्कुल मानना है, बहुत अहंकारी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी का अहंकार तो ऐसा था, राजनाथ सिंह जी ने तो कहा ही था कि एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं युवाओं को अंडर एस्टिमेट किया। एक जो अंडर करेंट था नीट पेपर लीक को, 30 बच्चों ने तो सुसाइड किया, लेकिन कितने माता पिता अपनी मेहनत की कमाई से लाखों रुपए अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने में लगाते हैं, इंजीनियर बनाने में लगाते हैं, और जब पेपर लीक हो जाता है तो सिर्फ उस बच्चे का सपना नहीं टूटता, उन माता पिता, उस परिवार का सपना टूटता है। कितने बच्चों का साल बर्बाद होता है, दोबारा से उन्हें वही संघर्ष, वही मेहनत करनी होती है। तो मुझे लगता है कि सरकार को बड़ा गुरूर था कि कुछ लोग आएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे और चले जाएंगे, और उनकी भी वाहवाही हो जाएगी, और वो भी सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन ये देश की युवा शक्ति थी जिसने मोदी जी को मजबूर कर दिया कि सत्ता बचानी है तो धर्मेंद्र को भगाओ, और वही हुआ। तो जैसे अभी आपने उन बच्चों की बात करी जो एग्जाम देने, जो नीट
नहीं दे पाए या जो उनका पेपर खराब हुआ। तो मैंने भी एक ऐसा वीडियो अपलोड किया है जिसमें पहले हम लोगों ने देखा कि जो पहला एग्जाम हुआ नीट का उसमें 22,80,000 बच्चे आए, जो दूसरा एग्जाम हुआ उसमें 20 लाख बच्चे अपीयर हुए, लगभग 2,80,000 बच्चे ऐसे थे जो नहीं आ पाए। तो क्या कभी किसी ने उन बच्चों का दर्द एनटीए ने या शिक्षा मंत्री ने जानने की कोशिश करी? बहुत सारे उसमें ऐसे बच्चे हैं, मैंने कुछ बच्चों का इंटरव्यू भी किया था जब पेपर लीक हुआ था उसके बाद, कि उन्होंने कहा कि भैया ये हमारा आखिरी मौका था, हमारे पिताजी अब इस लायक नहीं है या इतना नहीं कमा रहे हैं कि वो मुझे पढ़ा पाए, मुझे वापस किसानी करनी पड़ेगी। या बहुत लड़कियों ने ऐसा कहा कि भैया मुझे तो ये आखिरी मौका मिला था, अब मेरी शादी कर दी जाएगी। तो आप भी समझिए कि आपके लिए तो मात्र एक पेपर लीक है, लेकिन वो बच्चा जो जिसके लिए ये आखिरी मौका था, जिसके लिए उसके जीवन का सवाल था, वो तो एक झटके में पानी फिर गया उस पे। खैर अब तो देखिए ऑनलाइन इस समय इतना ज्यादा ट्रेंड आ गया, आपने देखा कि जेन जी के बाद जेन अल्फा भी कर रहे हैं। मतलब अब ये समय आ गया है कि अगर किसी को अपनी बात कहनी है, स्पेशली नई जनरेशन को, तो उसे लगता है कि यार आंदोलन करो या मतलब कुछ ऐसा धरना प्रदर्शन करो, उससे सुनी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि अब देश किस ओर जा रहा है? क्या अब यही तरीका रह गया है, सरकार इसी तरीके से सुनेगी या वाकई कुछ बदलाव आएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने सबसे पहले सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था किसान आंदोलन। काले कानून 4 ये लेकर आए थे। जब उनकी बात नहीं सुनी तो किसानों ने दिल्ली में घुसने का प्रयास किया, बॉर्डर तक पहुंचे, वहां पर भी गोली चलाई गई, लाठी चलाई गई और उन्हें मार के खदेड़ के भगाया गया। उसके बाद दिल्ली में एनसीए एनआरसी को लेके प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर भी इसी तरह का मारपीट की गई। उसके बाद ये हमारे पास आंदोलन आया जहाँ पे बच्चों ने आकर प्रोटेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि जब सरकार बात सुन ही नहीं रही, जितने भी ईमानदार पत्रकार हैं, आप देखिए कहीं भी खुलासा करते हैं या तो धमका दिए जाते हैं या उनकी हत्या कर दी जाती है। हिम्मत ही नहीं करते हैं कि वो भाजपा सरकार के खिलाफ कुछ लिख पाए। जो बोलता है उस पर मुकदमे कर दिए जाते हैं। कोई नेता अगर इनके बारे में सच कहना चाहता है तो ईडी के चापे पड़वा दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह ईडी, सीबीआई और पत्रकारिता इनके आसपास घूम रही है, तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बच रहा है जहां पर लोग आकर अपनी बात कह रहे हैं और वो भी अकाउंट्स बैन कर दिए जाते हैं। कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। तो मुझे लगता है अब जेन अल्फा और जेन जी में ये आ गया है कि हम लाठी खा लेंगे, मारोगे ही तो, बिल्कुल जेल में ही तो डाल दोगे, इससे ज्यादा क्या करोगे। तो अपनी बात सुनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को स्टूडेंट्स, छात्र, युवा तैयार है। अच्छा, मैंने देखा कि आप जातिगत जनगणना की बात करती हैं, तो एक चीज ये कि अगर कोई एक 22 साल 23 साल का युवा है तो जातिगत जनगणना से उसको क्या फायदा? अगर वो आपसे पूछता है कि मुझे क्या बेनिफिट है इससे करंट में या फ्यूचर एस्पेक्ट से, तो अगर उसके नजरिए से देखें तो उसका क्या फायदा है इसमें? ये मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारी अगर मैं महिलाओं की बात करूं, छात्रों की बात करूं, आज भी हम भले ही कह ले कि दलित बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर आज भी वो तबका है जो नीचे दबा हुआ है, ओबीसी तबका है जो दबा हुआ है। आज भी दलित स्टूडेंट स्कूल्स नहीं जा पाते। गोविंद नगर विधानसभा में रहती हूँ, जहां पर लगभग 30 से 34 बस्तियां हैं। वहां पर आप जाके देखिए, बच्चे अभी भी बाथरूम साफ कर रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं। अगर आरक्षण आता है तो उन्हें शिक्षा में मौके मिलते हैं, नौकरी में मौके मिलते हैं। ये वो वर्ग है जो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से थोड़ा बहुत आगे गया है, लेकिन अभी बहुत सुधार की जरूरत है। अच्छा, एक तरफ आप कह रही हैं कि आरक्षण, महिला आरक्षण या जो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और दूसरी तरफ आरएचए चल रहा है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहती? क्या वाकई एक सेम चीजें आनी चाहिए, रिजर्वेशन हटना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं ये आंदोलन जो हो रहा है गलत हो रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन की अभी जरूरत है। एक मेरा व्यक्तिगत इसमें मत है कि रिजर्वेशन मिले। जो हमारे एससी एसटी स्टूडेंट्स है, ओबीसी स्टूडेंट्स है, जिन्हें मौका नहीं मिला है, उन्हें जरूर रिजर्वेशंस मिले। लेकिन जनरल कैटेगरी में भी जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उन्हें भी चिन्हित करके, उन्हें भी निकाल के, फिल्टर करके मौका मिलना चाहिए। रिजर्वेशन हो, अगर कास्ट में रिजर्वेशन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं अर्थ को देखते हुए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। अच्छा, कभी क्या ऐसा कोई मौका आया कि जब आपको लगा हो कि किसी एक मुद्दे पे आपकी राय अलग हो और आपकी पार्टी की राय अलग हो, लेकिन आपको लगा कि नहीं यार हमें तो पार्टी के साथ चलना पड़ेगा, तो आपने कॉम्प्रोमाइज किया हो? कोई ऐसे मुद्दे में ऐसा हुआ हो कि नहीं यार इस पे तो मेरी ये ओपिनियन नहीं है?
कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ अलग सोचते हैं, पार्टी का अलग मत होता है, लेकिन जब हम गहराई और डेप्थ में जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, वो कहीं न कहीं जाति से और दल से और धर्म से ऊपर उठकर है। तो मैं बहुत 90% चीज़ों पर सहमत रहती हूँ, अपनी पार्टी की विचारधारा से। कुछ ऐसे मुद्दे ज़रूर होते हैं जहाँ पे अपनी व्यक्तिगत राय होती है। अच्छा, कानपुर की अगर हम बात करें तो आपने देखा इतनी सरकारें आई, इतने विधायक आए, तो आपको क्या लगता है कि कानपुर का कोई एक ऐसा मुद्दा जो पिछले करीब 20-30 साल से जहां था, जो बचपन में जो आप समस्या देख रही थी और वो आज भी बनी हुई है, इतनी सरकारें आई लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ? मैं क्लास 5th और 6th में पढ़ती थी, सेंट मेरीज कॉन्वेंट में 2005 में। तब से मैं सुनती थी कानपुर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, और आज भी हम यही सुनते हैं कि कानपुर इज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। जल भराव, गंदगी, नाला, कूड़ा, टैनरी का जो वेस्ट है वो गंगा जी में जाना। मुझे लगता है बहुत सांसद आए, विधायक आए, कानपुर में तब भी गंदगी थी। कह तो रहे हैं कि स्मार्ट सिटी है, पता नहीं कहाँ से स्मार्ट है। थोड़ी सी बारिश में जल भराव हो जाता है। आप नहर में जाइए, बस्तियों में जाइए, ई रिक्शा पलट जा रहे हैं, गड्ढे खुदे हुए हैं। मुझे लग रहा है पता नहीं मेयर साहिबा क्या कर रही है, खोद खोद के पूरा शहर डाल रखा है। कर रही है। तो मुझे लगता है ऐसा डेवलपमेंट शहर को नहीं चाहिए था। स्मार्ट सिटी कह रहे हैं तो स्मार्ट सिटी बनाइए। आज भी जिन बस्तियों में हम जाते हैं वहां पे लोगों को बारिश में डेंगू, मलेरिया, छोटे छोटे बच्चों की आंखें पीली हो जाती हैं। इलाज आपने दिया नहीं, सरकारी अस्पताल आपने खोले नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी शून्य है। तो मुझे लगता है पॉल्यूशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इशू ऑफ कानपुर, जो मुझे लगता है अभी तक निस्तारण होना चाहिए। तो जैसे आपने अभी कानपुर की समस्या की बात करी, जो तकरीबन मुझे लगता है 20, 25, 30 सालों से बनी हुई है, तो अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आपको मेयर बनने का मौका मिले कि आपको कानपुर की समस्या हटानी, तो सबसे पहले कौन सी समस्या का निस्तारण करेंगी और कैसे करेंगी? ये मुझे लगता है कि जल भराव एक बड़ी समस्या है और प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। पूरे टाइम ऑफिस में ना बैठ के अपने पार्षदों की मदद से, अपने जो कर्मचारी हैं उनकी मदद से क्लीनलीनेस ड्राइव, और सिर्फ मेयर बन के मैं ये नहीं कर सकती जब तक आप लोगों में अवेयरनेस नहीं लाएंगे। जो जनता गंदगी फैला रही है उनको अवेयर नहीं करेंगे, और साथ साथ समय पे कूड़ा उठाना, समय पे नहरों की सफाई करना। छठ पूजा होती है, उसकी सफाई सिर्फ पूजन वाले दिन किया जाता है, वरना उसको नाला बना के रखा जाता है। तो जो मेहनत छठ पूजा के दिन हो रही है वही मेहनत निरंतरता से की जाएगी तो चीजें बेटर होंगी। पर मुझे लगता है जब चुनाव आता है या भाजपा का कोई बड़ा नेता आता है तो हरे पर्दे लगाकर सब नाला कवर कर दिया जाता है और बस हो गया कानपुर साफ, यही हो गया स्मार्ट सिटी। अच्छा, आजकल मतलब मेयर साहब जो हैं अम्मा जी, उनके लिए एक बात वो लोगों से कह रही हैं बहुत, कि जो समस्याएं हैं शहर की उसमें उनका ये कहना है कि मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे अंडर में जो अधिकारी हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नहीं सुन रहे हैं, इसलिए निस्तारण नहीं हो रहा है। अरे अम्मा जी, डबल इंजन की सरकार है आपकी भाई। प्रधानमंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, सारे विधायक आपके हैं, सांसद आपका है, मेयर आप स्वयं है, और फिर भी अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। हम बहुत बेहतर तरीके से उसको संभाल लेंगे, मुझे लगता है। अच्छा, अब हम आपके जो छात्र जीवन रहा है आपका, जो उसकी तरफ चलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं। तो जब सबसे पहले आपके मन में विचार आया राजनीति में आने का या छात्र राजनीति के में आने का, तो देखिए ये तो सब आदमी पूछते हैं कि इंस्पिरेशन कौन रहा और किसने आपको मोटिवेट किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा वेल विशर जिसने आपसे कहा हो कि यार ये बहुत गलत फैसला है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति आपकी याद में हो? क्योंकि गिराने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन संभालने वाले या चीजों के लिए रोकने वाले वो लोग बहुत कम मिलते हैं। मतलब जैसे मैं आपको अपना इंसिडेंस बताऊं कि जब मैं पत्रकारिता में आ रहा था या आना चाह रहा था, तो स्वयं मुझसे मेरे पिताजी ने या मेरे पिताजी के एक दो करीबियों ने कहा कि अरे यार जर्नलिज्म में कुछ रखा नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे आना था, मेरा मन था आने का, तो फिर मेरी स्पिरिट थी कि यार मुझे जर्नलिज्म करना है, तो मैंने वो। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको लगा हो जिसने आपसे शुरुआत में कहा हो कि नहीं यार ये, हालांकि उन्हें बाद में रियलाइज हुआ हो कि नहीं यार गलत कह दिया, लेकिन कहा हो, किसी ने टोका हो आपको? जी, मेरे रिलेटिव्स ने काफी ऐसा बोला
क्योंकि मेरे पिताजी सौभाग्य से राजनीति में थे, क्राइस्ट चर्च कॉलेज के अध्यक्ष रहे राजेश सिंह जी। जी जी। फिर लोकसभा भी लड़ा, विधानसभा भी लड़ा, और उन्होंने जब मुझ में समाज सेवा का हुनर देखा तो बेटा होते हुए भी अपनी बेटी को आगे बढ़ाया। जी। और जब एक महिला राजनीति में जाती है तो चैलेंजेस अलग होते हैं। बिल्कुल। आपको रात में 2 बजे भी थाने में जाना होगा, आपको बिल्कुल। लाठी भी खानी होगी, आपको विवाह करके दूसरे घर भी जाना होगा, बच्चे को भी जन्म देना होगा। जी। तो कहीं न कहीं लोग राजनीति में अपनी बेटियों को आगे नहीं भेजते। पर मेरा सौभाग्य था कि मेरे भाई के बावजूद मेरे पिताजी ने अगर मुझ में टैलेंट देखा, मेहनत की करने की क्षमता देखी तो मुझे आगे बढ़ाया। उस समय मेरे कई रिलेटिव्स ने बोला कि पिता अपने सपने स्वयं पूरे नहीं कर पाए तो बिटिया को इस लाइन में भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और आज वो लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन था, जो एक बेटी कर गई, कहीं वो एक बेटा ना कर पाता। तो मैं बहुत लकी हूँ, अगर ऐसे पिता हर बेटी को मिलेंगे तो एक नहीं दसियों हजार करिश्मा ठाकुर हर घर में होंगी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज है कि जैसे आपके पिताजी भी कहीं ना कहीं छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति से उठ के आगे आए, आप भी छात्र राजनीति से उठ के और इस मुकाम तक आ गई हैं, लेकिन इस समय जो कानपुर में छात्र राजनीति है वो एक तरीके से बिल्कुल बंद हो गई है। जैसे पहले कहा जाता था कि जो स्कूल थे, जो कॉलेजेस थे, वो नेताओं को तैयार करते थे, वो नेताओं की एक तरीके से पाठशाला होते थे। तो क्या आपको लगता है कि इसका क्या प्रभाव है, और क्या वाकई छात्र राजनीति या जो इलेक्शंस बंद हो गए हैं वो स्टार्ट होने चाहिए? बिल्कुल, मैं हर दल के छात्र नेता जो कभी रहा है उससे ये अनुरोध करती हूँ कि भले ही सरकार किसी की भी हो, एक प्लेटफॉर्म बनाइए, सारे छात्र नेता एक मंच पे एक अम्ब्रेला के नीचे आके ये मांग करें कि भाई छात्र संघ चुनाव की बहाली की जाए, क्योंकि आज के समय में तेवर बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है एक नेता की। क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जब स्टूडेंट्स की हक की लड़ाई लड़ते 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 एक छात्र नेता परिपक्व नेता बन जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। ये चीजें बंद हो गई, इसलिए लोग कचहरी में जाके चुनाव लड़ लड़ के अपनी अभिलाषाएं पूरी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है छात्र संघ बहाली बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत जल्द मैं इस आंदोलन की अगुवाई भी करूंगी। अच्छा, आपने 2 बार इलेक्शन लड़ा, उपचुनाव भी आपने 2019 में लड़ा, उसके बाद गोविंद नगर विधानसभा से 2022 में आपने फिर इलेक्शन लड़ा। दोनों बार कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद कोई कमी रह गई होगी। क्या दोनों इलेक्शन के विश्लेषण के बाद या समीक्षा के बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं, मतलब पूरे इलेक्शन में मोल कौन था? मतलब आपको लगा कि नहीं यार, ये गलती रही या ये व्यक्ति गलत रहा? मतलब नाम नहीं हम चाहते कि आप उसका डिस्क्लोज करिए, लेकिन आपको लगा हो कि नहीं यार, एक फलाना व्यक्ति ऐसा था, या फलाना ग्रुप ऐसा था कि जिसके कारण कहीं ना कहीं ये कमी रह गई। देखिए, मुझे लगता है हार जीत चुनाव का हिस्सा है, और जब मैंने चुनाव लड़ा हमारी पार्टी की परिस्थितियां बहुत विपरीत थी, और फिर भी गोविंद नगर की जनता ने मुझे एक बार लगभग 40,000 वोट दिया, दूसरी बार 27,000 वोट दिया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ गोविंद नगर की जनता का। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ रही थी उस समय कोरोना काल आ गया था। 2019 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, 20-21 में लॉकडाउन रहा। फिर भी मैं सैनिटाइजेशन मशीन अपने कंधों पे टांग के, मैं 8 मंथ्स 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और मैं सैनिटाइज करती थी। पर वहीं पर गोदी मीडिया, क्योंकि लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, संपर्क नहीं हो पा रहा था, टीवी में मोदी जी रात को आते हैं और गोदी मीडिया उनको प्रमोट करता है, फ्री राशन बांटना चालू, और उन थैलों पर योगी जी और मोदी जी की फोटो, और फिर आपने मोदी जी का नमक खाया है। तो हमारी देश की मासूम भोली भाली जनता, अब मोदी जी फ्री राशन चुनाव के समय बांटेंगे, या मध्य प्रदेश में लाडली योजना ले आएंगे, 10-10 हजार रुपए खातों में डाल देंगे, सब कुछ चुनाव के वक्त होने लगता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के विरोध जब आप लड़ रहे होते हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जो सिर्फ कैंडिडेट के हाथ में नहीं होती। अच्छा, जैसे आज के टाइम पे आप ये देखिए कि चंदा चोरी हो रहा है, या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता का पैसा जा रहा है, तो आप चूंकि जनता के बीच में रही हैं, आप रहती हैं, तो क्या कभी आपने ये महसूस किया कि सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग है जो सबसे ज्यादा पिस रहा है, क्योंकि टैक्स पेयर वही है और सबसे ज्यादा पिस भी वही रहा है जी। तो क्या अनुभव रहा आपका उनके बीच में रह के? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं चंदा चोरी पे अपनी बात रखती हूँ कि गाना आया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये भी मेरे इलेक्शन के दौरान आया था। जब मैं प्रचार करती थी तो मंदिरों में भाजपा के लोग तेज से बजा देते थे। तो मुझे ये लगता है कि पहली बात, आप राम को लाए हैं, इसी पे यही लाइन ही गलत है। लेकिन फिर भी चंदा चोरी ऐसा मुद्दा है जिसने सिर्फ
विपक्ष को नहीं, इस देश की आम जनता को आहत किया है। गरीब से गरीब व्यक्ति ने और अमीर से अमीर व्यक्ति ने अपनी जेब के हिसाब से चंदा दिया, अपनी आस्था राम मंदिर में दिखाई। जो 10 रुपए दे सकता था उसने 10 रुपए दिया, जो 10 लाख दे सकता था उसने 10 लाख दिया। उसके बाद उस चंदे की निगरानी करना काम किसका था? नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ का। लेकिन इनकी आंख के नीचे से डकैती हो जाती है राम मंदिर में और ये लोग चुप बैठे रहते हैं। कितना पैसा, कितना बड़ा घोटाला राम मंदिर में हुआ। अब मैं जाती हूँ आम जनता के पास, लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि राम एक आस्था का विषय है। प्राण प्रतिष्ठा करानी थी तो मोदी जी ने भव्य इवेंट आयोजन किया, बॉलीवुड के स्टार्स बुलाए, पूरा टीआरपी उसकी ली ताकि सत्ता में रह सके। शंकराचार्य जी को वहां इनवाइट नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि बुरी तरह से विफल हुई है राम मंदिर विषय पर मोदी सरकार, योगी सरकार। और दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा मध्यम वर्गीय परिवार। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्यम वर्गीय जो परिवार है, आज अच्छी शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। आप जाइए अच्छे से अच्छे स्कूल्स में, लाखों की फीस बता रहे हैं, क्वार्टरली फीस 50,000, 40,000, 30,000, सैलरी जब उनकी 20-25 हजार है तो वो इतनी फीस कैसे भरेंगे? और सरकार यहाँ पे इसलिए फेल हुई क्योंकि एक भी सरकारी स्कूल अच्छे यहाँ नहीं बने और ऊपर से बंद हो रहे हैं। और कितने सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। कोई भी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं खोले। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज भी उतने ही IITs IIMs हैं जो कांग्रेस ने बनाए हैं। एक भी नया IIT IIMs उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं बना पाए। 10 साल से आपकी सरकार है, आप केंद्र में, आपकी सरकार प्रदेश में है, आप एक भी IIT नहीं बना पाए। कोई बीमार होता है तो आज भी एम्स ही जा रहा है। कोई बीमार हो रहा है तो दिल्ली गुड़गांव ही भाग रहा है। क्यों उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं आया? क्यों उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं आई? क्यों उत्तर प्रदेश में अच्छी शिक्षा नहीं आई? मुझे पढ़ने जाना था 2013 में, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई। आज 2026 आ गया, 13 साल लगभग हो गए, आज भी लोग जामिया और DU ही जा रहे हैं। सही बात। और आप ऊपर से दूसरी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो यूपी में बंद कर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है पलायन जो उत्तर प्रदेश से लगातार हो रहा है वो रुकना चाहिए। सरकार की बड़ी विफलता है। अच्छा, आपने चंदा चोरी की बात करी, तो जहां तक मुझे जानकारी है कि जितना पैसा चोरी में दिखाया गया, जो आंकड़े दिखाए गए, मुझे लगता है कि शायद उसका 30% ही अभी पुलिस बरामद कर पाई है। तो बाकी क्या लगता है आपको कि बाकी पैसा कहाँ गया? ये सब बड़ी मछलियां भाजपा की खा गए। इन लोगों ने सिर्फ जो छोटे कर्मचारी थे जिन्हें जेल भेजना आसान था उन्हें भेज दिया। बाकी अपने नेता को, RSS के लोगों को, मंत्रियों को बचाया गया। इतनी बड़ी चोरी हो जा रही है तो आपको क्या लगता है वहां का चपरासी चुराएगा? जब तक हरी झंडी भाजपा के लोग नहीं दिखाएंगे कोई ऐसा पैसा नहीं चुरा सकता। तो अपने मंत्रियों को बचाने के लिए, बड़ी मछलियों को बचाने के लिए थोड़े बहुत छोटे छोटे लोगों को जेल भेजा जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है नए शिक्षा मंत्री आ गए हैं तो अब इससे कुछ सुधरेगा, या आपके हिसाब से सुधार के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी देखिए, अभी 2 दिन पहले उड़ीसा में कल पेपर वहां का भी लीक हो गया जी। तो अभी पेपर लीक तो चल ही रहा है। अब होता क्या है कि सजा इतनी है नहीं कि आप किसी को, अब आदमी करोड़ों कमा रहा है और 8-10 करोड़ रुपए दे के छूट जाता है। तो क्या लगता है आपको कि बदलाव कैसे आएगा, क्या होना चाहिए? जो नए शिक्षा मंत्री हैं वो रेपिस्ट का समर्थन करते हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों के समर्थन में थे। यही चीज राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोल दी तो हंगामा खड़ा हो गया। तो इनके यहाँ तो आप पार्लियामेंट में जिसको उठाएंगे वो कहीं बलात्कारी निकलेगा, कहीं मर्डरर निकलेगा, कहीं रेपिस्ट निकलेगा। तो भाजपा सरकार से तो कोई उम्मीद है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इसमें लिप्त हैं, जब तक कड़ी कार्रवाई होकर सार्वजनिक नहीं किया जाएगा कि इसने पेपर लीक किया तो इसको ये सजा मिली, इसने रेप किया तो इसको ये सजा मिली, और जब तक बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जाएंगी। आप तो क्लीन चिट दे दे रहे हैं हर किसी को, धीरे से SIT का गठन कर देते बिना FIR के, तो ऐसे कैसे होगा? तो मुझे लगता है कि जब तक बड़ी मछलियां नहीं पकड़ेंगे तब तक तालाब गंदा रहेगा। तो अभी जैसा जानकारी मिली कि कुलगाम में भी एक हमला हो गया, जैसे पुलवामा में हुआ था पिछली बार, और वैसे ही यहाँ भी हुआ है और सेम उसी पैटर्न पे हुआ है। उसमें भी नाम पूछा गया, नाम पूछने के बाद 2 मजदूरों को अलग किया गया, भट्टे में उन्होंने, आतंकवादियों ने हमला किया और उन दोनों को गोली मार दी। वो दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले। तो क्या लगता है आपको, इस घटना, चुनाव आ रहे हैं और इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं? कि मैं पहले तो अपनी श्रद्धांजलि दूंगी, जो भी इसमें लोग मृतक है हमारे, उनको श्रद्धांजलि देती हूँ, उनके परिवार वालों का ढांढस बांधती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आते ही
राम मंदिर चोरी से और पेपर लीक से, बेरोजगारी से, महंगाई से, उत्पीड़न से ध्यान भटकाने के लिए फिर से ऐसा हमला हो गया। प्रश्न चिन्ह तो अभी भी लगेगा। और अगर ऐसा हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा हमला होता है, तो आप सोचिए कि क्या कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, क्या कर रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री। अगर इतना आसान है कि टेररिस्ट आते हैं और हमारे देश के मासूम लोगों को, इनोसेंट लोगों को नाम पूछ के गोली मार देते हैं, तो कहाँ पर है इनका धरातल पर रक्षा मंत्रालय की हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, जिसकी ये बातें करते हैं। मुझे लगता है कि पहला जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और वास्तविक में अगर ऐसा हुआ है, वास्तविकता में अगर ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री को और रक्षा मंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर ऐसी हरकतें, ऐसी हिम्मत टेररिस्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को रिजाइन करना चाहिए और किसी योग्य व्यक्ति को इन पदों पर आसीन होना चाहिए। चलिए, तो एक बात जो आप सीधे कुमारनामा के माध्यम से सीधे कानपुर की जनता से और देश की जनता से कहना चाहती हैं, ऐसी कोई एक बात हम चाहते हैं कि आप। ये कानपुर से मुझे बहुत प्यार है और मैं बहुत लकी हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट सिटी में मैं रहती हूँ, मेरा जन्म हुआ है। और कानपुर की जनता से यही कहना चाहती हूँ, 2027 का चुनाव आ रहा है, सिर्फ अंधभक्तों के कहने के रास्ते पे मत चलिएगा। सरकार वो चुनिएगा जो अच्छी शिक्षा दे, जो अच्छा रोजगार दे, जो आपके बच्चों को बेहतर भविष्य दे। और मुझे लगता है कि विकल्प है, आंखें खोलने की जरूरत है। और क्योंकि महादेव की नगरी है, आनंदेश्वर बाबा की नगरी है, सावन का पर्व है, तो आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए करिश्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई। धन्यवाद दोस्तों।